भारतीय टेलीकॉम सेक्टर पिछले मान लीजिए 10-12 सालों में जो हुआ है ना, वो किसी मतलब थ्रिलर कहानी से कम नहीं है। हाँ बिल्कुल। सोचिए 2010 में करीब 15 से ज्यादा कंपनियां थीं और 2020 आते आते मैदान में सिर्फ 3 बड़ी प्राइवेट कंपनियां बचीं। तो आज ना इसी उथल-पुथल भरे दौर की एक गहन चर्चा करते हैं, जैसे इतिहास का कोई जरूरी सबक समझ रहे हों। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं 2010 से। तब बाजार कैसा था? मतलब काफी भीड़-भाड़ वाला। एयरटेल सबसे आगे था, करीब 22% हिस्से के साथ। हाँ। फिर सरकारी बीएसएनएल 18%, वोडाफोन 16%, अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस 14%, आइडिया 12%, टाटा टेलीसर्विसेज 8%। और छोटी छोटी और भी कई थी। हाँ, एयरसेल, एमटीएनएल, यूनिनॉर, एमटीएस, मतलब लंबी लिस्ट थी। और यही ना एक मुद्दा सुलग रहा था, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी एजीआर का। हाँ, ये एजीआर वाला मसला काफी पुराना था। कंपनियां सरकार को रेवेन्यू का हिस्सा देती थी, पर किस रेवेन्यू का? सिर्फ टेलीकॉम कमाई का या फिर कुल कमाई का? ये सवाल मतलब आगे चलकर एक बड़ा तूफान लाने वाला था। बिल्कुल। और देखिए, इसी बिखरे हुए बाजार में पहला बड़ा झटका लगा 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के रूप में। ये 2008 से 2012 तक सुर्खियों में रहा। अच्छा, हाँ। उस समय के मंत्री ए राजा, उन पर आरोप लगे कि उन्होंने नियमों को मतलब ताक पर रख दिया। जैसे एप्लीकेशन की आखिरी तारीख बदल दी, पहले आओ पहले पाओ नीति का गलत इस्तेमाल किया और कुछ चुनिंदा कंपनियों को 2001 की, सोचिए 2001 की कीमतों पर स्पेक्ट्रम दे दिया। अरे बाप रे। और इसका असर? सीएजी ने तो मुझे याद है 1.76 लाख करोड़ रुपए के नुकसान की बात कही थी। हाँ, वो अनुमानित नुकसान था। मतलब असल नुकसान नहीं, बल्कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी कि अगर नीलामी होती तो शायद इतना पैसा आ सकता था। अच्छा, फायदा किसको मिला इसमें? फायदा मिला जैसे यूनिटेक वायरलेस, स्वान टेलीकॉम जो बाद में इतिसाला डीबी बनी, सिस्टेमा शाम यानी एमटीएस, वीडियोकॉन, लूप टेलीकॉम, ऐसी कंपनियों को। लेकिन फिर फरवरी 2012 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। एक झटके में ऐसे 122 लाइसेंस रद्द कर दिए गए। इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये कि कई विदेशी निवेशक, जैसे नॉर्वे की टेलीनॉर थी, उसने करीब 3,500 करोड़ रुपए राइट ऑफ किए। रूस की सिस्टेमा को $700 मिलियन का नुकसान हुआ। यूएई की एतिसाला को 820 मिलियन का। ये सब मतलब भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेट कर चली गई। तो काफी निवेशक बाहर हो गए। हाँ, और एक बड़ा सबक ये मिला कि भविष्य में स्पेक्ट्रम सिर्फ नीलामी से मिलेगा, और इसी वजह से आगे चलकर स्पेक्ट्रम की कीमतें आसमान छूने लगी। तो पहले घोटाला, फिर विदेशी कंपनियों का जाना। बाजार अभी संभल ही रहा था कि 2016 में एक और बड़ा खिलाड़ी आया। हाँ, रिलायंस जियो की एंट्री हुई। रिलायंस जियो, मुकेश अंबानी का ये वेंचर, करीब $32 बिलियन, मतलब उस समय लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के भारी निवेश। और पैन इंडिया 4G नेटवर्क के साथ। और आते ही वेलकम ऑफर, मार्केट हिल गया था पूरा। वो तो वाकई एक भूचाल जैसा था। पहले 6 महीने सब कुछ मुफ्त, अनलिमिटेड 4G डेटा, वॉइस कॉल, एसएमएस, सब फ्री। और उसके बाद भी प्लान इतने सस्ते, जैसे 149 रुपीस महीने में। बाकी कंपनियों के तो होश ही उड़ गए, और वॉइस कॉल तो हमेशा के लिए मुफ्त कर दी। अच्छा। अब इसे कुछ एक्सपर्ट्स ने प्रेडेटरी प्राइसिंग कहा, मतलब कीमतें इतनी कम कर दो कि कंपटीशन खत्म हो जाए। हाँ, ये आरोप तो लगा था। दूसरी तरफ कुछ ने इसे सोचा समझा रणनीतिक इनोवेशन माना। और जियो ने सिर्फ कीमत पर ही फोकस नहीं किया, उन्होंने जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो सावन जैसे ऐप्स का एक पूरा इकोसिस्टम भी बनाया। ताकि ग्राहक बंध जाएं। बिल्कुल। इसका असर तो फिर तुरंत दिखा होगा। छोटी कंपनियां कैसे टिक पाती? और बड़ी कंपनियों पर भी दबाव इतना बड़ा कि फिर विलय और अधिग्रहण का दौर शुरू हुआ। हाँ, कंसोलिडेशन। सबसे बड़ा मर्जर हुआ वोडाफोन और आइडिया के बीच मार्च 2017 में। 23 बिलियन की डील थी। इससे बनी कंपनी देश की सबसे बड़ी बन गई सब्सक्राइबर्स के लिहाज से। लेकिन उस पे करीब 1.07 लाख करोड़ रुपए का भारी कर्ज था, और दोनों के अलग-अलग नेटवर्क को इंटीग्रेट करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और एयरटेल ने क्या किया इस दौरान? एयरटेल ने भी अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए टेलीनॉर इंडिया और टाटा टेली सर्विसेज के वायरलेस बिजनेस को खरीद लिया। अच्छा। लेकिन जो पुरानी कंपनियां थीं, जैसे एयरसेल, उस पे करीब 15,500 करोड़ का कर्ज था, और अनिल अंबानी के रिलायंस कम्युनिकेशंस, उस पर तो 46,000 करोड़ का कर्ज था। ये दोनों दिवालिया हो गई। बाप रे। बैंकों का कितना पैसा फंसा होगा इसमें? हाँ, अनुमान है कि लगभग 60,000 करोड़ रुपए का लोन एनपीए बन गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंकों को भारी नुकसान हुआ।
तो मतलब जियो के आने से पूरी इंडस्ट्री की आर्थिक सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ा। हाँ, पूरी इंडस्ट्री पर कुल कर्ज 2018 तक बढ़कर करीब 4.8 लाख करोड़ रुपए हो गया था। कंपनियों का रेवेन्यू गिरा और ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर वो भी बहुत नीचे आ गया। कितना नीचे? मिसाल के तौर पर एयरटेल का ARPU जो कभी 200 रुपए से ऊपर हुआ करता था वो घटकर 130 रुपए के आसपास आ गया। काफी गिरावट है। और फिर अक्टूबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने वो AGR वाला बम फोड़ा जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। अच्छा, वो पुराना विवाद। क्या कहा कोर्ट ने आखिर में? कोर्ट ने सरकार की जो परिभाषा थी AGR की उसे सही माना। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनियों को सिर्फ अपनी टेलीकॉम सेवाओं से हुई कमाई पर ही नहीं बल्कि अपनी हर तरह की कमाई पर, जैसे कोई संपत्ति बेची या ब्याज से आय हुई, उस सब पर लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज देना होगा। हर तरह की कमाई पर? हाँ, और वो भी पिछले कई सालों का, ब्याज और पेनाल्टी के साथ। अरे, तो कितना बोझ पड़ा कंपनियों पर? इससे इंडस्ट्री पर अचानक करीब 92,600 करोड़ रुपए का बोझ आ पड़ा। और इसमें मजे की बात यह थी कि असल देनदारी से ज्यादा तो ब्याज और जुर्माना था। ये तो बहुत ही बड़ा झटका था। सबसे ज्यादा असर किस पर हुआ होगा? सबसे बुरा हाल हुआ वोडाफोन आइडिया का। उन पर अकेले ही करीब 58,400 करोड़ रुपए की देनदारी बन गई। कंपनी तो मतलब दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई थी। ओह, तो वो कैसे बची? आखिरकार सरकार को आगे आना पड़ा। सरकार ने उनका जो बकाया था उसे इक्विटी में बदला और कंपनी में करीब 36% हिस्सेदारी ले ली। शायद इसलिए ताकि बाजार में कम से कम 3 प्राइवेट खिलाड़ी बने रहें। अच्छा, सरकार ने हस्तक्षेप किया। रेगुलेशन पर भी तो सवाल उठे होंगे, जैसे विदेशी कंपनियां क्यों चली गई? बिल्कुल उठे। कई सवाल थे। क्या स्पेक्ट्रम नीलामी की रिजर्व प्राइस बहुत ज्यादा रखी गई थी? ये AGR विवाद को सुलझाने में इतनी देरी क्यों हुई? फिर ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके प्रेडेटरी प्राइसिंग पर जो नियम थे उन पर भी सवाल उठे कि क्या उनसे जियो को कोई अनुचित फायदा मिला। इन्हीं सब अनिश्चितताओं और नुकसान की वजह से टेलीनॉर, सिस्टेमा, एतिसलात जैसी कई विदेशी कंपनियां भारत छोड़कर चली गईं। तो 2020 आते आते फाइनल तस्वीर क्या बनी? तस्वीर ये थी कि बाजार में सिर्फ 3 बड़ी प्राइवेट कंपनियां रह गईं। रिलायंस जियो, जिसके पास करीब 35.3% सब्सक्राइबर थे, भारती एयरटेल 28.1% के साथ और वोडाफोन आइडिया 24.8% के साथ। और सरकारी कंपनी? सरकारी कंपनी BSNL MTNL का हिस्सा सिकुड़कर करीब 9.8% ही रह गया था। तो ये थी पूरी कहानी। मतलब रेगुलेशन की भूमिका, नई टेक्नोलॉजी का असर, भारी निवेश और आक्रामक बिजनेस रणनीतियां, इन सब का नतीजा। हाँ, और इस कहानी में विजेता कौन रहे? रिलायंस जियो और भारती एयरटेल। उन्होंने खुद को मजबूती से खड़ा रखा, ग्राहकों को भी फायदा हुआ, कीमतें कम हुई, डेटा ज्यादा मिला। लेकिन हारने वाले भी बहुत हैं। हारने वालों की लिस्ट काफी लंबी है। कई पुरानी कंपनियां बंद हो गईं, विदेशी निवेशक पैसा डुबाकर चले गए, बैंकों का NPA बढ़ा और हजारों कर्मचारी थे जिनकी नौकरियां चली गईं। वाकई ये पूरी कहानी ना सोचने पर मजबूर करती है। क्या बाजार में सिर्फ इतनी कम, मतलब मुट्ठी भर कंपनियों का होना लंबे समय में ग्राहकों के लिए और नई खोजों यानी इनोवेशन के लिए अच्छा है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है, खासकर अब जब हम 5G की दहलीज पर खड़े हैं। बिल्कुल। कंपटीशन कम होने से कहीं इनोवेशन पर असर तो नहीं पड़ेगा? कीमतें फिर से बढ़ने तो नहीं लगेंगी? ये सब देखने वाली बातें होंगी। तो इस पूरी चर्चा पर हमारे श्रोताओं के क्या विचार हैं, वो नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। हाँ, हमें इंतजार रहेगा। और अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और भविष्य में ऐसी ही गहरी पड़ताल और चर्चाओं के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।